अगर मैं आपको कहूं कि बैंक ऑफ जापान एक बड़े डंप की तैयारी कर रहा है, आपको इस तरह के टाइटल्स बहुत सारे मिलेंगे, बट सच्चाई यह है कि कोई देश डंप की तैयारी नहीं करता। आपको फाइनेंशियल बेसिक्स जानने होंगे कि कैसे बैंक ऑफ जापान इस समय लाचार है, परेशान है अपनी ही पॉलिसीज के कारण। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जापान की इन्फ्लेशन बेकाबू हो रही है, ऐसा जैसा कि कई दशकों से नहीं देखा गया। जापान के इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 1995 के लेवल पर आ चुके हैं। जापान जो लंबे समय तक डिफ्लेशनरी कंट्री माना जाता था, वहां पर इन्फ्लेशन आसमान छू रही है और इसीलिए आपका जापानीज कैरी ट्रेड को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इंडियन मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स में या फिर क्रिप्टो मार्केट्स में, अगर यहां पर जापान रेट हाइक कर देता है और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो कब करेगा, तो आपके लिए आने वाले महीनों में बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो ये फियर फिर से शुरू हुआ 28 अप्रैल 2026 से, जब पिछली एफओएमसी मीटिंग हुई थी जापान की, जहां पर जापान ने फिर से रेट ना हाइक करने का डिसीजन लिया। वेरी गुड डिसीजन। बट जापान के 3 गवर्नर्स ने, 3 बैंक चीफ्स ने कहा कि हमारे विचार से हमें रेट बढ़ा देना चाहिए। इस खबर के आते ही जापानीज येन बहुत तेजी से उछला और इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे जापानीज येन के उछलने से यूएस के अंदर परेशानियां बढ़ सकती हैं। सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि जापान में हो क्या रहा है। जापानीज इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखेंगे जो 1.5% चल रहा है, वो 1991 के अधिकतम स्तर 4.27 को छूकर आया है। 4.5% की इन्फ्लेशन एक ऐसे देश में जहां पर इंटरेस्ट रेट मोस्टली शून्य के बराबर रहते हैं, आपके लिए समझना जरूरी है कि क्यों ये बहुत बड़ा बवंडर तैयार कर रहा है। 1999 से लेकर 2023 तक अगर आप देखेंगे तो जापान के इंटरेस्ट रेट एवरेज 0 रहे थे और यहीं से शुरू हुआ जापानीज येन कैरी ट्रेड। मैं आपको आराम से समझाता हूं। जापान में क्योंकि 2 दशक से इंटरेस्ट रेट 0 थे, यानी कि आपको किसी भी तरीके की बोरोइंग, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर्सनल लोन, किसी भी किस्म का लोन 0% इंटरेस्ट पर अवेलेबल था और बैंक ऑफ जापान ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी थी। आप पैसा लेकर उसे किसी भी कंट्री में, किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते थे और इसी कारण से शुरू हुआ ये सबसे पहला कदम। इन्वेस्टर्स जो कि जापानीज हाउसवाइफ से लेकर ग्लोबल हेज फंड्स, सबके सब जापानीज येन को 0% इंटरेस्ट पर लेते रहे, लोन लेते रहे। फिर वो स्वैप करते थे। दे यूज्ड टू सेल द जापानीज येन एंड बाय हाई यील्डिंग करेंसी। जैसे कि आपको क्योंकि लोन मिल रहा है 0% पर, जो आप येन ले रहे हो, आप येन के बदले डॉलर को स्वैप करते हो, डॉलर लेते हो, उस डॉलर को गिरवी रखते हो, बॉन्ड रखते हो, स्टेक करते हो अमेरिकन बैंक के पास, जो आपको 3 से 4% इंटरेस्ट दे रहे हैं। कुछ देश के बैंक तो और भी ज्यादा लोन देते थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसके अलावा वो एसेट्स खरीदने लगे। किस तरह के एसेट? जैसे कि यूएस के अंदर बिल्डिंग्स, यूएस के अंदर बॉन्ड्स, यूएस के स्टॉक्स, टेक स्टॉक्स। और इसी कारण से यूएस के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इस समय जापानीज हाउसवाइफ और हेज फंड्स की है। अब आप समझिए ना, ओवरनाइट ऐसी खबर आती है लास्ट ईयर कि जापान 20-30 सालों के बाद अपने रेट बढ़ाकर 0.25 करने वाला है। आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा, रोहित 0.25 इंटरेस्ट क्या होता है? इतनी सी हल्की सी इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण क्या ग्लोबल फंड्स जो है वो एकदम से अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देंगे अमेरिका से? एक्चुअली इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। डर जो था जापानीज इन्वेस्टर्स के मन में वो ये था कि अब अगर हमारे इंटरेस्ट रेट और बढ़ते रहे तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी और जो आर्बिट्राज था, यानी कि 0% इंटरेस्ट पर लोन लेने के बाद उसके बाद फाइलिंग चार्ज, लीगल चार्जेस, बैंक फीस, जो भी प्लेटफॉर्म की फीस लगती है, वो सब के बाद चलो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1% है और वहां से मुझे 3-4% इंटरेस्ट मिल रहा है बॉन्ड्स के ऊपर। तो उनको लगा कि अगर ये आगे जाकर जो हमने 20-20, 30-30 साल के बॉन्ड ले रखे हैं अमेरिका के 3-4% के इंटरेस्ट रेट पर, आगे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और बढ़ती है, तो इससे बचने के लिए उन्होंने धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करनी शुरू कर दी। बट अभी भी 95% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जापानीज लोगों की अमेरिका में वैसी की वैसी है। वो 5% इन्वेस्टमेंट विड्रॉ होने के कारण, अगर आपको याद हो, उस समय यूएस स्टॉक मार्केट भयंकर डंप हुआ था और इवन क्रिप्टो जैसी सेंसिटिव एसेट्स भी जो हाई रिस्क हाई गेन होती है, उन्हें 0% इंटरेस्ट रेट पर लेकर जापानीज लोगों ने खरीदा हुआ था। और उसके चलते लास्ट ईयर जब पहली बार बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक किया, बिटकॉइन में एक महीने में 25% की गिरावट आई थी और ऐसी गिरावट फिर से मानी जा रही है इन केस बैंक ऑफ जापान रेट हाइक करता रहता है। तो अब आपका सवाल होगा, रोहित भाई आगे की क्या स्ट्रेटजी है? क्या बैंक ऑफ जापान रेट हाइक करेगा? मैं यहां पर आपको 2-3 चीजें बताता हूं जो आपके लिए समझनी जरूरी है। 28 अप्रैल को जो एफओएमसी मीटिंग हुई थी जापान की, जहां पर उन्होंने कहा हम रेट हाइक नहीं करेंगे, दैट इज मे बी अपॉर्चुनिटी कि वो लोगों को समय दे रहे हैं कि आप
एकदम से नीजक रिएक्शन किए बिना धीरे धीरे करके जापानीज लोगों की इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका, क्रिप्टो, इन सब जगहों से, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों से निकालते रहे ताकि दुनिया भर की इकोनॉमीज को ज्यादा नुकसान हो। जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, वीडियो को आकर्षक बनाने के लिए कई लोग इस तरह का टाइटल करते हैं कि जापान प्लान कर रहा है, जापान एक बड़ा डंप लाने वाला है। ये सब चीजें यूट्यूब की सुर्खियों में, पहली हेडलाइंस में, पहले शब्द, पहली लाइन में अच्छी लगती है। वास्तविकता यह है कि कोई भी ग्लोबल बैंक, सिंसियर, डिसिप्लिन्ड, रिलायबल ग्लोबल बैंक, चाहे वो इंडिया का आरबीआई हो, चाहे वो जापान का बीओजे हो, चाहे यूएस का फेड हो, वो नहीं चाहते दुनिया में कोई भी करेंसी, कोई भी इकोनॉमी डंप करे। अपने नेबर्स को, अपने फेलो कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना हर एक फेडरल कंट्री के चेयर का, बैंक के चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके कुछ ओथ में लिखा जाता है कि हम अपने आप को नहीं, अपने फेलो कंट्रीमैन, अपने फेलो नेबर्स को भी और बाकी देश के लोगों का भी हित बचाएंगे। तो जापान बिल्कुल नहीं चाहता रेट हाइक करना, बट यहां पर उन्होंने इशारा करना शुरू कर दिया है। और यहां पर आपके लिए चार्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। प्लीज अगर समझोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूं कि जो इन्फ्लेशन की समस्या है वो नियर ऑल टाइम हाई है। 1990 में इंटरेस्ट रेट यहां 1990 में इन्फ्लेशन यहां गई थी, हालांकि उससे थोड़ी सी कूल डाउन हो गई, बट आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। तो ये इन्फ्लेशन का संकट ज्यादा दूर नहीं है और बढ़ने से, और बल्कि अगर आप उस समय कंपेयर करोगे जब 1990s में इन्फ्लेशन हाईएस्ट लेवल पे थी, तब के मुकाबले इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल पर है। तो इन्फ्लेशन इज स्टिल नॉट हाई, इंटरेस्ट रेट्स आर मोर हायर, यानी कि इस समय बैंक ऑफ जापान ज्यादा प्रिपेयर्ड है इन्फ्लेशन को पिटाई करने के लिए, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल रुकेगा नहीं। दे विल 2026 में एटलीस्ट दे विल डेफिनेटली इंक्रीज द रेट। तो अगली एफओएमसी मीटिंग जापान की है जून 15 से 16। तो 28 अप्रैल को जो रेट हाइक नहीं हुआ उसमें थोड़ा सा संकट टल गया है, बट 15 जून को फिर से संकट के बादल आएंगे। 15 जून आते आते बाजार बैंक ऑफ जापान के सडन रेट हाइक के डर के मारे जरूर डुबकी लेगा। इसके लिए आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। मार्क द डेट, 15 जून +- 10 days मार्केट विल डेफिनेटली प्राइस इन अ सरप्राइज रेट हाइक। तब तक पॉली मार्केट देखते रहिए, कलशी देखते रहिए प्रेडिक्शन मार्केट्स क्या कह रही हैं बैंक ऑफ जापान के रेट हाइक के बारे में, क्योंकि उनको तो 15-20 दिन पहले पता चल जाता है। तो ट्रैक दिस। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सिंसियर, सीरियस ज्यादा है तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इन न्यूज, इन अपडेट्स के चलते प्लान करें। और अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो आपके लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका आ सकता है। तो आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आई, इससे आप कुछ सीखोगे। मेरे पास बहुत सारी चीजें थी बताने के लिए, बट मैं शायद थोड़ा सा कुछ चीजें मिस कर गया हूँ। मैं इसका एक पार्ट 2 भी बना सकता हूँ। प्रॉब्ली क्लोजर टू 15 जून हम इसके बारे में और डिटेल में बात कर सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट करिए। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दीजिए ताकि वीडियो वायरल हो और मुझे पार्ट 2 बनाने का यहाँ पर प्रोत्साहन मिले। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।